नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव की घंटी बज चुकी है। जी हां, अब से 3 घंटे के बाद चुनाव आयोग देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी उनकी तारीखों का ऐलान कर देगा। 5 राज्यों में आज चुनावी बिगुल बज जाएगा और सबसे इंटरेस्टिंग पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, जहां पर लड़ाई बड़ी कांटे की बताई जा रही है ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में। अब ममता बनर्जी 3 बार से लगातार वहां सरकार में है, क्या वो जीत का चौका लगाएंगी, देखना होगा। सबसे बड़ा सवाल है एसआईआर का क्या असर हुआ और इसका इस चुनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह भी देखना होगा। बीजेपी ममता बनर्जी का एक किला कैसे ढहाएगी। बंगाल में मुस्लिम वोट बहुत मायने रखता है, तकरीबन 30% मुसलमान वोट है और वो ममता बनर्जी की जीत के नींव का पत्थर है। क्या वो नींव इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी खोद पाने में कामयाब होगी। हुमायूं कबीर इस बीच एक फैक्टर बनकर के निकले। अब कितना बड़ा कितना छोटा वो अलग बात है, लेकिन क्या वो ममता बनर्जी को चोट पहुंचाएंगे। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर घुसपैठ तक का मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती आ रही है, खास तौर पर घुसपैठियों को लेकर पश्चिम बंगाल की जनता का मन क्या है और अगर वो ममता बनर्जी के खिलाफ है तो उसका बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। ये बहुत सारे सवाल हैं। आज हम आपको कुछ सर्वे भी दिखाएंगे, बाकी 4 सर्वे तो यहां खड़े ही हैं जो आपको बताएंगे इनके अनुमान से क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में और बाकी राज्यों में। तो पहले हम लोग बात करेंगे डिटेल में जरा पश्चिम बंगाल की। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी थे, असम में भी लगातार वो रैलियां कर रहे हैं और कल जो उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में जो रैली की, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी रैलियां बहुत कम देखने में आई हैं। लाखों लाख लोग वहां पर थे। परेड ग्राउंड को भर देना ही अपने आप में एक चुनौती होती है, लेकिन ये तस्वीर, इसकी बात हो रही है। ये कहा जा रहा है तस्वीर देख करके भाई इस बार मामला कुछ ममता बनर्जी के लिए कुछ टाइट हो सकता है अगर यही रुख जो है वो वहां पर आम जनता का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल पश्चिम बंगाल में परेड ग्राउंड से हुंकार भरते हुए कहा कि वक्त आ गया है ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने का, इस बार परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। सुनते हैं जरा उनकी बात। जो जन सैलाब उमड़ा है, ये पश्चिम बंगाल की जागती हुई चेतना है। ये उस बदलाव की आहट है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा है। आज हर जगह पर एक ही चर्चा है, बदलाव चाहिए और ये बदलाव अब होकर रहेगा। साथियों, बंगाल की आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है। जब जब इस भूमि के सामने चुनौतियां आई है, तब तब यहां की जनता ने साहस के साथ उनका सामना किया है। कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बदलाव संभव नहीं है, लेकिन याद कर रहिए और याद जरूर रखें, जब जनता ठान लेती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और बंगाल की जनता ने जब भी ठाना है, इतिहास बदल कर दिखाया है। इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, इस बार चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का चुनाव है। इस बार चुनाव व्यवस्था बदलने का है। इस बार चुनाव कटमनी से छुटकारे का है। इस बार चुनाव डर से मुक्ति का है। तो ये प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई, लेकिन ये इसमें से बहुत सारी बातें पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने कही थी। बीजेपी का पिछला चुनाव जो था, बहुत लोग कहते हैं कि इतना नजदीक जितना वो दिखाई, मतलब चुनाव के परिणामों में जितना अंतर दिखाई देता है, वो उतना शायद दूर वो चुनाव बीजेपी के लिए नहीं था, क्योंकि जहां से वो आ रही थी 3 सीटों से 77 सीटों पर आना, लगभग 40% का वोट, 37% का वोट लेकर के आना, ये एक बहुत बड़ी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जंप था। वहां से आगे बढ़ना है इस बार भारतीय जनता पार्टी को। और अब पूरी तरीके से 2 पोल का चुनाव बंगाल में होता है, बीजेपी और वर्सेस टीएमसी। बाकी प्लेयर्स जो हैं बिल्कुल हाशिए पर जा चुके हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ एक और फैक्टर है बंगाल के चुनाव में, वो मैं आपको दिखाता हूं। कल जब इस रैली के लिए बीजेपी के वर्कर्स लाए जा रहे थे, हर रैली में ही होता है, बसों में भर के पार्टियां ले जाती हैं अपने समर्थकों को, तो वहां जब वो जा रहे थे, कोलकाता शहर के बीचों बीच ट्रैफिक लाइट पर, चौराहे पर चलती गाड़ियों के ऊपर पथराव हुआ था। ये ऑब्वियसली टीएमसी समर्थकों ने किया, बीजेपी की गाड़ी पर पत्थर मारा, और कौन मारेगा।
अब ये क्यों एक बड़ा फैक्टर है? आप किसी भी बीजेपी वाले से बात कीजिए, बीजेपी के समर्थक से जो पश्चिम बंगाल को जानता है या वहां रहता है, वो कहता है इस चुनाव में जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो एक तरफ, सवाल सबसे बड़ा ये है वोट कैसे पड़ेगा, वोट क्या पूरी तरह आजादी से पड़ पाएगा। हमने यहां भी इस बारे में कई बार बात की है। अब अगर कलकत्ता शहर के अंदर यह हाल है कि बीजेपी समर्थकों की बसों पर पत्थर चल सकते हैं, तो आप फिर अंदाजा ही लगाइए और आसपास के इलाकों में या और दूर दराज के इलाकों में वहां पर क्या हालात होते होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है टेस्ट है इस बार चुनाव आयोग का कि विदाउट फियर एक पोलिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती। मैं आपको सर्वे भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक एक अनुमान हमारे पैनलिस्ट का ले लेते हैं। त्रिपाठी जी, बंगाल के चुनाव का ऐलान बाकी राज्यों के साथ आज हो जाएगा, कहां खड़ी है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी है, बहुत ताकत लगाकर वहां पहुंची है। नरेंद्र मोदी के लिए जो भीड़ उमड़ कर आई है वो बता रही है कि मतलब एक जो शिफ्ट होता है, एक जो मोमेंटम चेंज होता है वो दिखने लगा है। लेकिन क्या ये मोमेंटम चेंज इतना बड़ा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में सारी सीटों पर बहुमत वाले की तरफ जाएगा? मुझे अभी थोड़ा सा इसमें कसर दिख रही है और बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट यह है कि कोलकाता और इर्द गिर्द, और कोलकाता में भी एक हिस्सा है जहां मतलब रैली भले कर लें, ताकत भले दिखा लें, लेकिन जब विधानसभा का मसला आएगा तो वहां नहीं जीत पाते। कोलकाता तो सबसे बड़ा है सीट के मामले में, मेरे ख्याल से कितनी 30-40 सीटें हैं वहां जो है, तो उसमें वो अंत में उनके लिए मुश्किल हो जाती। असली मुश्किल कहां है? असली मुश्किल जैसे ही आप कोलकाता से निकलते हैं उसके बाहर की स्थिति, वहां जो ममता बनर्जी का सिंडिकेट है, उनके जो स्ट्रॉन्ग मैन, मसल मैन है, और उस पर जो ममता बनर्जी की लगभग शायद 1 दर्जन क्या उससे ज्यादा ही योजनाएं होंगी जो लोगों के दरवाजे तक पहले से पहुंच रही हैं, जिसको हम फ्रीबीज पॉलिटिक्स कहते हैं कि वो लाडली बहन, लाडका भाई, लाडकी बहन, महतारी वंदन योजना और जो भी चीजें हैं, जब उसको हम कहते हैं तो वो ममता बनर्जी ने पहले से कर रखा है। तो यानी 3 तरह से उनकी चुनौती है। ममता जी की सरकार है, ममता जी की सरकार का कैडर बड़ा स्ट्रांग है, वो लाभान्वित है। दूसरा जो सामान्य व्यक्ति है वो लाभार्थी है, जिसको मोदी जी कहते हैं लाभार्थी हमने बनाया, वो पहले से लाभार्थी है, लगातार 15 सालों की सरकार में उसने देखा कि उसको मिल रहा है। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का कैडर अभी भी उस तरह से जमीन पर लड़ने की स्थिति में, लेकिन हां बहुत मजबूती से, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब आमने सामने की लड़ाई होती है, जैसे 3 से 77 पहुंचे थे, तो उसमें कब पब्लिक का मूड बदल जाए और शिफ्ट हो जाए ये कोई कह अभी 50-50 की लड़ाई है कि नहीं? नहीं, अभी मैं कहता हूं कि इसको आप 60-40 की लड़ाई मानिए, 50-50 की लड़ाई मत मानिए। अच्छा, जो ममता बनर्जी की पक्ष, वो जो आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आ रहे थे वो मैं आपको बता देता हूं। ये वोट वाइब का सर्वे है, अमिताभ तिवारी जी ने सर्वे किया है, स्टेट वाइब के नाम से करते हैं वो, जब राज्यों में करते हैं। इसमें से कुछ सवाल जो उन्होंने पूछे उसके उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी की ओवरऑल जो सरकार पिछले 5 साल की वो बात कर रहे हैं, वो चलिए उसका आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। तो जनता ने जवाब दिया एक्सेलेंट 34.5%, गुड 9.5%, एवरेज 15%। अब अगर आप इनको पॉजिटिव में जोड़िए तो 44.5% आ जाता है, 15% न्यूट्रल है, मतलब 44.5% लोग मानते हैं कि ये सरकार अच्छी चल रही है, और उस 15% भी जो है वो न्यूट्रल हैं, नेगेटिव केवल 31% वोट देने वाले हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बंगाल का? तो वोट वाइब का सर्वे कहता है ममता बनर्जी को वोट मिलते हैं 41.6%, सबसे ज्यादा। इनके नियरेस्ट राइवल शुभेंदु अधिकारी हैं, जिनको मिल रहे हैं लगभग 19% वोट लोगों के। श्रमिक भट्टाचार्य भी बीजेपी के हैं, इनको मिल रहे हैं लगभग 15% वोट। इन दोनों को भी जोड़ दीजिए 33% होता है। एक नाम इसमें दिलीप घोष का भी है, उनको 3.7% है, उसको भी मैं इसमें जोड़ देता हूं, तो ये 36.5% के करीब, 37% के करीब है। तब भी ममता बनर्जी से 4-5% पीछे आप बीजेपी के तीनों को जोड़ें, हो जाएगा। अभिषेक बनर्जी के जी हाँ 3.7% है, तो वो 45% हो जाता है। तो इस लिहाज से आप देखिए तो गैप जो है ये 8-9% का बना हुआ है अभी भी टीएमसी और बीजेपी के बीच में। अब देखते हैं इशू, मुद्दा कौन सा बंगाल की जनता के लिए सबसे बड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट 36.5%, लॉ एंड ऑर्डर 19.5%, करप्शन 13%, डेवलपमेंट 11%। इसमें मुझे कहीं बहुत कोई वैसी बात नहीं दिखाई दे रही, हर राज्य में ऐसा ही दिखाई देता है। एसआईआर और वोट चोरी जो अलग अलग तरीके से कहा जाता है वहां पर, वो केवल 3% लोगों के लिए एक इशू है। एसआईआर बंगाल में केवल 3% लोग कह रहे हैं कि वो हमारे लिए इशू है। इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर 0.2%, और इलीगल इमिग्रेशन, घुसपैठी का मुद्दा केवल 1.2%। जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है वो तो सारे सब मिला के 5% भी नहीं पहुंच रहे हैं। ये हालत है, अब ये सर्वे कह रहा है ऐसा। अगला सवाल था कि जो नैरेटिव की लड़ाई चल रही है, कौन बेहतर विमर्श सेट कर पा रहा है, मोदी या ममता? तो इसमें उन्होंने जवाब दिया है नहीं सॉरी, सवाल यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ममता और मोदी जी के बीच में सेटिंग, मतलब वो है इंपॉर्टेंट सवाल है कि उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, हाथ पीछे से मिले हुए हैं।
तो इसको 24.5% लोग सच मानते हैं, कुछ हद तक सच मानते हैं 17.5% लोग। मतलब 40% से ज्यादा लोग कह रहे हैं हमको लगता है कि हाँ, इन दोनों पार्टियों के बीच में कोई तालमेल है। जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और सबसे बड़ी पार्टियां हैं वहां पर। और इलीगल इमिग्रेशन का जो आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, तो 33.5% कहते हैं सच है, 13.5% कहते हैं कुछ हद तक सच है। मतलब 47% लोग मान रहे हैं कि इस आरोप में सच्चाई है। और एसआईआर की एक्सरसाइज को कैसे देखते हैं, ये इलीगल वोटर को हटाने के लिए है, ये लगभग 38% लोगों ने कहा है। रूटीन एक्सरसाइज है, रोल्स को प्यूरिफाई करने के लिए, ये लगभग 29% वोट कह रहे हैं। मतलब मेजॉरिटी जो है एसआईआर की एक्सरसाइज को वो ठीक मान रहे हैं, ये भी इसमें पूछा गया है। तो अगर आप इसको देखें तो मोटे तौर पर ममता बनर्जी से बड़ा चेहरा अभी पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है। बीजेपी के नाम जितने भी हैं उनको जोड़ दें तो वो भी ममता बनर्जी के आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो फिर अभी इसमें क्योंकि उन्होंने वो सीधा सवाल नहीं किया कि किसको कितने वोट, किसको कितनी सीट, क्या इससे एनालाइज? देखिए, मुझे लगता है ये अर्थमेटिक काम नहीं करता है चुनाव में। यदि पिछली बार भी हम लोग अर्थमेटिक लगा करके कह रहे थे तो हम लोग मान करके चल रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है पिछली बार से 2019 से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव में भी लग रहा था कि बराबर का टक्कर होगा या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लगभग पहुंचेगी, लेकिन वैसा संभव नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी इन दोनों के वोटों के बीच का अंतर मात्र 4% का था। और इस बार एक थर्ड फैक्टर को हम हमेशा 7%, 7% 24 के चुनाव में था, 10% विधानसभा के अभी भी 10% करीबन है। ये जो है, ये अंतर जो है वो मुझे लगता है कि एक थर्ड फैक्टर जिसे इमर्ज करके आया है, हम उसको थोड़ा सा भूल जा रहे हैं। और बंगाल का चुनाव 2000 उस समय और आज के दिन में फर्क इतना पड़ा है कि हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेट हुआ है, मुस्लिम वोट भी कंसोलिडेट हुआ है। मुस्लिम वोट के अंदर डिवाइड होकर के कंसोलिडेट हो रहा है और हिंदू वोट के अंदर जो है वो डिवीजन उस प्रकार का नहीं देखने को मिल रहा है। जो बंगाल के चुनाव में एक रैली से भी हम बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री की रैली हर जगह हुआ करती थी, लेकिन लोकसभा रैलियों के बीच में हम लोग बार बार कहते थे कि जरा रिस्पॉन्स उस प्रकार का नहीं आ रहा है जिस प्रकार का रिस्पॉन्स प्रधानमंत्री के चुनाव में 2019 के अंदर हुआ करता था। तो उसके आधार पर हम कहते थे कि भीड़ तो जुटा लिया है, लेकिन भीड़ का रिस्पॉन्स कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस रैली को हमने देखा और गौर से देखा है, कल से देख रहे हैं, एक अद्भुत रिस्पॉन्स आया है। जनता उनके हर बात पर ताली बज रहा है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे अपने हाथ को हिला रहा है, जनता झंडे हिला रहा है। यह सामान्यतः मैंने देखा था कि जब 2024 का चुनाव हो रहा था और प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही थी तो यह बहुत कम देखने को मिल रहा था। और हम इसी कहानी कुर्सी के अंदर जो है इस बात का जिक्र करते थे, बेशक वो ब्रेक के समय करते थे कि भाई देखो वो रिस्पॉन्स उस प्रकार का नहीं दिख रहा है, जनता का मिजाज मूड बदलता दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता का मिजाज बदला हुआ है बंगाल के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा कि से आज 60-40 है, लेकिन ये 50-50 है या 60-40 है। 60 भारतीय जनता पार्टी के और 50-40 जो है वो तृणमूल। क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी को आगे मान रहे हैं आप टीएमसी से? मैं बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस से आगे मान रहा हूं। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी आपने जो वोट प्रतिशत की बात की वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले बीजेपी का जल्दी से आपको बताता हूं, देखिए वोट का प्रोग्रेशन कैसे हुआ है। 2011 विधानसभा चुनाव बीजेपी को मिले थे केवल 4% वोट, 285 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी 294 में से। 2014 का चुनाव हुआ लोकसभा का, 17% वोट मिले। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% के करीब वोट मिले, तब भी बीजेपी की 263 सीटों पर जमानत जब्त हो गई 294 में से। फिर उसके बाद 2019 का लोकसभा इलेक्शन आया, बीजेपी को सीधे 40% वोट, 41% वोट मिल गया था। और उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट थोड़ा कम हुआ, लगभग 38% के करीब वोट मिला। और 2024 के चुनाव में वो फिर 1% वोट बढ़ गया, वो 39% वोट हो गया। तो बीजेपी ने छलांग बड़ी जबरदस्त लगाई है और उसको फिर मेंटेन भी किया है। उसने पिछले 3 इलेक्शन में अपने वोट को 2019 में 40%, 2021 में लगभग 38% और 2024 में 39%, तो उसने वोट रिटेन किया 3 इलेक्शन में। ये बड़ी बात है। अब आइए, ये जो एक हिंदू मुस्लिम वोट की बात हुई, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। 30% मुस्लिम आबादी है, 30%। शुरुआत ममता बनर्जी की वहां से होती है। अब मुस्लिम वोट ममता बनर्जी का कैसे बढ़ा है, ये भी एक जरा ग्राफ देखिए आप। 2006 में मिले 22%, मैं केवल मुस्लिम वोट की बात कर रहा हूं टीएमसी को। 2011 में 35%, 16 में 51%, 19 में 70%, 21 में 75% और 2024 में 73%। मतलब बेंचमार्क इस वक्त ममता बनर्जी का 73-75% है मुस्लिम वोट का।
जो ओवरऑल वोट का 30% है। आप समझिए कितनी बड़ी ताकत है ये। इसी के लिए एसआईआर की जरूरत पड़ी वहां से कि इसमें जो भी इलीगल वोट है वो हटाया जाए। अब हिंदू वोट की अगर आप बात करेंगे, ये ममता बनर्जी का चैलेंज है, ये उनकी सरदर्दी है। हिंदू वोट में बीजेपी का आप ग्राफ देखिए कैसे बढ़ रहा है। 16 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हिंदू वोट मिला 12%, 19 में मिला 57%, 21 में मिला 50%। अब आप इसको देखिए तो इससे पता लगेगा 2021 तक का ही आंकड़ा मेरे पास है, बीजेपी 50% के ऊपर हिंदू वोट पोल कर रही है, जो ओवरऑल 70% का है, जिसकी वेटेज ज्यादा है। वहां बीजेपी ऑलरेडी 50% का जो मार्क है उसके ऊपर जा चुकी है। तो ये लड़ाई सब मैं जो पहले कह रहा था, जितनी एक तरफा दिखती है रिजल्ट में, वैसी नहीं है। नहीं, उस तरह की नहीं है, और बीजेपी ने लगातार काम किया, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक तरफा उस तरह से नहीं है। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी के पास 73% मुस्लिम वोट है, यानी कि कुल मिलाकर 22% वोट उसके पास एक स्टेप पर है ओवरऑल उसका, ठीक है। तो 22% से उसका स्टार्ट हो रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास 50% हिंदू वोट मिल रहा है, वो बिल्कुल वोट परसेंटेज से उससे मैच कर रहा है, 38% वोट उतना वही मिलता है उसको, उतना ही मिल रहा है। तो क्या हिंदू वोट में इजाफा होगा? पहले भारतीय जनता पार्टी, मुसलमान वोट जितना है वो उतना है, उससे ज्यादा कितना होगा? सही बात है। कोई बड़ा उसमें बदलाव ममता बनर्जी मुसलमान वोट कितना बढ़ा लेंगी, वो कम ही हो सकता है एसआईआर की वजह से। बीजेपी हिंदू वोट कितना बढ़ाएगी, ये सवाल है। हाँ, तो बीजेपी कितना 50% से कितना आगे जा सकती है, उसमें एक केवल कैच है कि जो अपर कास्ट वोट है वो आज भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ नहीं है, वो ममता बनर्जी के साथ है मोटे तौर पर। यदि इसको आप हिंदू वोट को क्लासिफाई करेंगे, यदि आपके पास होगा, तो उसमें एससी वोट, एसटी वोट, दलित वोट जो है वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के साथ है। लेकिन जो अपर कास्ट वोट, जिसे भद्र लोग कहते हैं, वो आज भी उनके साथ है, ममता बनर्जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो बीजेपी के पास भी बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी से ज़्यादा स्कोप है उनके पास। दूसरा समझिए कि पिछली बार उन्होंने पूरी कोशिश की थी, और इसको भी समझना चाहिए, ये थोड़ा सा हाइप है। जब हम कहते हैं ना कि बीजेपी ने 3 से 77 पर छलांग लगाई, 3 से 77 पर छलांग नहीं लगाई। अभी आपने बताया वोट परसेंटेज देखिए, तो वोट परसेंटेज तो कम ही हुआ था, कोई बड़ा नहीं था वोट परसेंटेज उसमें। उससे पहले 2014 के चुनाव में उसको बड़ा वोट परसेंटेज मिला। विधानसभा तो विधानसभा ही कंपेयर करें ना। हाँ, तो वो नहीं, वोट परसेंटेज तो था ना आपके पास, वोट तो था ही। जैसे मैं 1984 1989 के इलेक्शंस के लिए कहता हूँ कि जैसे बीजेपी के लिए बहुत लोग कहते हैं कि 2 सीट से 85 पर आ गई, 2 से 85 में नहीं आई। चलिए, छलांग पहले लगी थी ये कह लें। 16 में 10% वोट था, और 19 में सीधे 40% वोट हो गया। वो उस समय बहुत बड़ा हुआ, और वो उसकी वजह 2021 की एक और वजह है, क्योंकि ममता बनर्जी का एक कार्यकाल पूरा हुआ था और वो सक्सेसफुल कार्यकाल था, इसलिए उस समय बीजेपी को वहां पर डेंट करना थोड़ा मुश्किल काम था ममता बनर्जी के लिए। आज वहाँ पर हैं, लेकिन जैसे वोट वाइब के सर्वे को, ये मतलब कोई मैं मानने नहीं मानने की बात नहीं, लेकिन एक उस पर देखें तो ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही सर। लेकिन याद कीजिए बिहार का चुनाव, आप बिहार के चुनाव में ठीक ऐसे ही तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा नंबर पाते थे मुख्यमंत्री के चेहरे पे। क्या हुआ नतीजे में? वो तो तेजस्वी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एंटी। और एक और बात, तेजस्वी से उलट है यहाँ पर कि ममता बनर्जी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है, तो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के पास नंबर ज्यादा होता है, ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं होता। मैं उसको फेवर की बात नहीं कर रहा, मैं तो फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। लेकिन दोनों के बीच में 10% का वोट डिफरेंस अब भी है, बीजेपी और कांग्रेस। और ये टू वे इलेक्शन है, कोई मतलब सीधा सीधा सा मुकाबला, कोई और पार्टी उसमें नहीं है। तो क्या बीजेपी वो 10% वोट का 5-6% वोट छलांग लगा सकती है? ये कह रहे हैं 40-60 इन फेवर ऑफ टीएमसी, ये कह रहे हैं 40-60 इन फेवर ऑफ बीजेपी। आप क्या कह रहे हैं सर? इनका वो ले लूं मैं, परसेंटेज का आंकड़ा तो फाइनल रिपोर्ट 40-60 मैं समझता हूं, 40% बीजेपी, 60% इन फेवर ऑफ टीएमसी। यदि प्रधानमंत्री की रैली को जोड़ दो तो 2% और आप टर्म कंडीशन जोड़ रहा हूं कि जो 2014 का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके बीच के जो वोटों का अंतर था वो बहुत कम रह गया था, 3 या 4% का ही रह रहा जो शुरुआत में हमने, यानी कि ऑप्टिमम लेवल पर भारतीय जनता पार्टी वहां तक जा सकती है, मैं ये कहना चाहता था। अब स्थिति थोड़ी बदली है, 2014 और 2026 के बीच में अंतर यह है कि उस समय आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जब एक बार शीला दीक्षित को हराया तो उसके बाद यहां की जनता को लगी कि नहीं ये हराया जा सकता है। तब तक पिछली चुनाव तक इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए लगता नहीं था हिंदुओं को कि ये जीत करके आ जाएगी। मुझे ये सर, भी वो मोमेंट 2019 में ही आ चुका ना, तो हो गया। नहीं, तो 40% वोट 19 में ही मिल गया। देखिए उस समय हराया नहीं था, ममता बनर्जी हारी नहीं थी, हारी तो आज तक नहीं, वो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उनको नहीं पीट पाई है। शुभेंदु अधिकारी ने हराया। अच्छा, ममता बनर्जी की सीट पर। समीर जी
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है इस चुनाव के अंदर। स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। 294 सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 147 148 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने 2/3 बहुमत से जीतेगी। हाँ, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 2/3 बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सपोर्ट के अपनी दम पर सरकार बंगाल में इस बार बनाने जा रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और ममता बनर्जी का जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब है वो मुझे लगता है इस बार चकनाचूर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से लगातार जमीनी स्तर पर जिस तरीके से बहुत चुपचाप संगठन के स्तर पर काम किए, सुनील बंसल को जब संगठन का प्रभारी बनाकर बंगाल में भेजा गया, अमित शाह ने जिस तरीके से लगातार हर 10 दिन के अंदर बंगाल का में संगठन की रिपोर्ट ली, निर्देश दिए, वो जो फीडबैक अमित शाह लगातार देते रहे, पार्टी के नेताओं से जमीनी स्तर पर लेते रहे। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 1 मार्च को जो परिवर्तन रैली शुरू की थी पूरे बंगाल के अंदर 5000 किलोमीटर की, और 1 और 2 मार्च को शुरू की थी। 1 मार्च को जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहां से शुरू की थी, और 2 मार्च को जहां ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड है वहां से शुरू की थी। और कल प्रधानमंत्री मोदी ने उसका समापन कलकत्ता में किया था ब्रिगेड जगह पर। तो अगर आप देखेंगे तो कल जो जिस तरीके से भीड़ आई थी वहां पर, तो जब सरकार राज्य में जो सरकार है वो भीड़ लाने के लिए, लोगों को पहुंचने के लिए तमाम तरीके से हथकंडे अपनाती है कि लोग रैली में न पहुंच पाए। ऐसी भीड़ तब इकट्ठी होती है जब एसपी डीएम सरकार आपके साथ हो और तमाम सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर आप वहां इकट्ठी करें। जब सरकार, राज्य सरकार चाहती है कि वहां रैली में लोग ना पहुंचे, एसपी डीएम टीएमसी के कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा देते हैं कि वहां लोग ना पहुंचे, और उसके बाद इतने लोग अगर खुद होकर पहुंच रहे हैं तो ये बंगाल में बदलाव की आठ है। 21 और 26 में क्या बदल गया? देखिए, बहुत कुछ बदला है। इस बीच में एक ही चुनाव हुआ, 24 का चुनाव, बिल्कुल, लोकसभा उसमें चुनाव बीजेपी पिछले चुनाव से नीचे गई। इसमें कोई दौरा नहीं। और सिर्फ बंगाल में नहीं गई है, और सिर्फ बंगाल में नहीं गई है, आप उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कम सीटें में आई है, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी बदल गया? लेकिन महाराष्ट्र में सीटें कम आई, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों में लेगी, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देख लीजिए। मुझे लगता है इस 5 सालों के अंदर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से वहां से क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम रही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया, और अब लग रहा है लोगों को भी कि भाई लगातार जिस तरीके से घुसपैठिए को ममता बनर्जी ने संरक्षण दिया है, वहां पर जिस तरीके से ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, और प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार बिल्कुल वो काम कर रहा है। और यह कहना कि भाई ममता बनर्जी के सामने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो दिल्ली में केजरीवाल के सामने कौन मुख्यमंत्री का चेहरा था? दिल्ली में भी तो केजरीवाल को कहा जा रहा था कि भाई केजरीवाल तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और बुरी तरह से केजरीवाल हारे, केजरीवाल खुद चुनाव हारे। जो दिल्ली के अंदर परिणाम आया था विधानसभा चुनाव में, वैसा ही चुनाव बंगाल में आने जा रहा है। ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हारने जा रही है। चलिए ठीक है सर, मैं फिर वो एक बार सवाल में केवल चुनाव नतीजों पर नहीं, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे हम लोग अभी चर्चा नहीं किए, वो है एसआईआर का। एसआईआर का क्या है स्टेटस आज की तारीख में, जब चुनाव आयोग इलेक्शन अनाउंस कर रहा है, तो चुनाव आयोग अभी एसआईआर तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो किस नई वोटर लिस्ट पे, किस पुरानी वोटर लिस्ट पे, या ये काम हो जाएगा अगले 15 दिन में, महीने भर में, इस पर चुनाव आयोग जब होता ही होगा सर, नहीं तो डेट क्यों अनाउंस करते हैं? नहीं, इसके दो ही संभावना है। अब वो तो क्योंकि इलेक्शन उनको लगता होगा कि हम कंप्लीट कर लेंगे, तभी शेड्यूल आगे का शेड्यूल बता रहे हैं। खुद को बैकआउट ही कर लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो अपने आप को बैकआउट ही कर लिया। सौरभ जी, 2 ही इसकी संभावना है, या तो बंगाल का चुनाव टले, या दूसरा सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट ही कर रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है, या तो कह दे कि जब तक वहां पर वोटिंग होती है तब तक एसआईआर का जो काम जो है वो चलता रहेगा। नहीं, तीसरी संभावना उन्होंने बताई थी कि अगर नहीं पूरा हुआ तो उसकी बीच की अवधि में जो है राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार मैं तो वही कह रहा हूं, मैंने वो भी ऑप्शन बोला। इसलिए एसआईआर का स्टेटस तो पता चले कि ऐसा लग रहा है क्या आप लोगों को राष्ट्रपति शासन? नहीं, मुझे कतई नहीं लगता। और अब तो नहीं लग रहा। बिहार याद कर लीजिए ना, तो कोई भ्रम की स्थिति नहीं रह जाएगी। बिहार में भी चुनाव तक यही चल रहा था कि भाई एसआईआर चल रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। अंत में क्या हुआ? पहले हो गए थे एसआईआर खत्म वहां पर। नहीं, लेकिन एसआईआर तो चल ही रहा था ना सर, एसआईआर चल रहा था, चुनाव नोटिफिकेशन से पहले एसआईआर बिहार में जोड़ना चाह रहा था। मैं एक लाइन ये कह रहा था कि ये बड़ा ये कुछ छोटी बात नहीं है कि बीजेपी को, जिसमें से भाई अब आप माने 100 में से 70 बीजेपी को वोट में उसमें से मिलता है, हिंदू वोट में से मिलता है उसको, और कहीं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहां से भी वोट आना है, अगर उसका आधे से ज्यादा मन जो है वो बीजेपी की तरफ ऑलरेडी है, ये बड़ी बात है मेरे ख्याल से। 57% तक जा चुका है। दूसरा जो मैं इधर पिछले कुछ समय में 3-4 बार जो कलकत्ता के दौरे हुए, उससे मुझे समझ में आया, ये जो एक अभी विजय जी ने भी कहा और बड़ी वो चिन्हित करने वाली बात है कि वहां का जो भद्र लोग है, वहां का जो मतलब जो पावर क्लास है, जिसके पास शक्ति है, वो लेफ्ट से शिफ्ट होकर इधर आया।
पिछले कुछ समय में कलकत्ता को, जैसे कहते हैं ना, जैसे पुराने जो स्टेशन हुआ करते तो उनके बाहर एक छोटा वाला जो गार्ड के लिए सिग्नल रूम होता तो वहां लिख जाता था अबंडन। कोलकाता को ममता बनर्जी की सरकार के राज में अबंडन कर दिया गया है। अगर सच ये है कि केंद्र सरकार की योजनाएं न हो तो लगता है किसी आप मतलब कलकत्ता वाले बुरा ना माने, लेकिन इमारतें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनसे गुजरते हुए आपको लगेगा भूतहा महल की तरफ जा रहे हैं क्या। दिल्ली से शानदार वहां इमारतें हैं, लंदन जैसा होना चाहिए था, उसको लंदन से बेहतर होना चाहिए था। ये एक चीज है जिसको बंगाली कह रहा है कि हमारा अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो प्राइड लौटेगा कि नहीं लौटेगा, नंबर एक। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जो शायद समीर जी ने कहा, ममता बनर्जी के राज में यह लगभग साबित हो गया कि सरकार तो मुसलमान चलाएगा। फिरहाद हकीम का बयान सबको याद है, ताजेमुल वाला जो गुंडा था उसका बयान सबको याद है कि भाई मुस्लिम बहुल आबादी है तो शरिया से चलेगा जी। वो कौन से महासागर में काट कर फेंकने की बात की थी। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको शिफ्ट करेगा और वहीं जाकर मुझे लगता है कि वो जिसको कहते हैं ना कि डिसाइडिंग मोमेंट वहां पर आएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं। ये तो बंगाल की बात हुई, हमारी जूरी बटी हुई है, पूरी लेफ्ट और राइट में ही बटी हुई है, अच्छी बात है। ये लेफ्ट वाले मेरे कह रहे हैं 60-40 टीएमसी के लिए, और राइट वाले मेरे कह रहे हैं 60-40 बीजेपी के लिए, और एक्सट्रीम राइट ने डिक्लेयर कर दी है बीजेपी की जीत, समीर जी ने, कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है।